पहले तो रिनपोचे आप वज्रयान का मतलब समझाइए, वज्रयान बुद्धिज़्म है क्या? जी और उसके साथ साथ मुझे याद है आपने पिछले इंग्लिश पॉडकास्ट में तुम्मो की बात करी थी, जी उसके बारे में भी थोड़ा बताइए ताकि ऑडियंस समझे जी हिमालयन बुद्धिज़्म को। जी क्योंकि शहर में रहकर ना, भारतीय शहरों में रहकर आपको कुछ कुछ बुद्धिस्ट दोस्त मिल जाते हैं, जी बट दे मे और मे नॉट बी प्रैक्टिसिंग हिमालयन बुद्धिज्म। जी आई फील कि ये एक हिमालयन बुद्धिज्म की स्पेशल चीज़ है जी कि कुछ कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस होते हैं, जादुई प्रैक्टिसेस होते हैं, जी पर इनके बारे में सही तरीके से बात करना एक रिनपोचे का काम है। जी इट वोंट बी करेक्ट फॉर मी टू टॉक जी। अबाउट इट। तो आपको जहाँ से भी शुरुआत करना है आप शुरुआत कीजिए। अब देखिए, बुद्ध ने जो प्रवचन दिया था वो बहुत ही गहरा था। और उस वक्त के बुद्ध के जितने भी शिष्य थे, जैसे शरिपुत्र, मोदगलयान पुत्र, आनंद, सुबुति, और भी काफ़ी सारे उनके शिष्य थे, साथी थे, तो उन्होंने उसको अच्छे से समझा क्योंकि वो दे ग्रू अप विद बुद्धा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके कुछ बुद्ध के ऐसे भी कुछ प्रवचन थे जो थोड़े से हिडन थे। जैसे मान के चलिए, अभी अगर आपके पास एक एस्ट्रोफिजिस्ट है और वो आपको अंतरिक्ष और फिज़िक्स के बारे में समझा रहा है, और आपके उस सेमिनार में बड़े बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट से लेकर गरीब गरीब लोग भी हैं जिसको आपने शायद रास्ते से उठा के वहाँ बिठा दिया होगा, तो उनमें से जो वो भाषण दे रहा है वो, उसमें से शायद 99% आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस एस्ट्रोफिजिक्स को समझ में आएगा। तो इसी तरह बुद्ध ने भी जब प्रवचन दिया था, उन्होंने ऐसे, उनके भी कुछ ऐसे प्रवचन थे जो हिडन थे, जिसके मतलब बहुत ही गहरी थी, और वो शायद आम जनता के लिए उस वक्त नहीं थी। और इसका खुलासा बाद में हुआ, ऐसे डिस्कवर किया लोगों ने, और वो ऐसे फैलते गया। और तिब्बत में उसको, हिमालय क्षेत्र में, तिब्बत, भूटान, लद्दाख, नेपाल, और इस इन हिमालय क्षेत्रों में उसको फैलाने का सबसे बड़ा काम गुरु पद्मसंभव ने किया था। वज्रयान बुद्धिज़्म, कुछ लोग टिबेटन बुद्धिज़्म भी कहते हैं, हिमालयन बुद्धिज़्म मैं कहता हूँ क्योंकि वो हिमालय क्षेत्र के हर भाग में उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो गुरु पद्मसंभव ने उसको भारत से लेकर, नेपाल से लेकर तिब्बत गए और उसको फैलाया। तो मैं ये मानता हूँ कि हिमालय क्षेत्र के लोग थोड़े से कठोर होते हैं, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र जो है, वातावरण जो है थोड़ा सा कठोर, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। तो शायद बुद्ध के ऐसे कुछ प्रवचन वहाँ पर पेनिट्रेट कर नहीं पाए जितना गुरु पद्मसंभव का, उनकी जो शक्ति थी, बिकॉज ही वॉज मैजिकल। गुरु पद्मसंभव वॉज, आई थिंक यू शुड रीड अबाउट इट, उनके बारे में थोड़ा पढ़िए। थोड़ा सा वो मिस्टिक थे, रियल थे। आई थिंक ये वो केम इन द 8th सेंचुरी, अगर मुझे याद है। और बहुत ही उन्होंने जादू कारनामे दिखाए, और कुछ उनके शांतिपूर्वक से भी उन्होंने काम किया, और क्रोधित रूप से भी उन्होंने काम किया। और उन्होंने बुद्धिज़्म को वज्रयान के रूप में हिमालय क्षेत्र में उन्होंने बहुत फैलाया, और उसमें फिर तंत्र का भी उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। तो हम तंत्र भी करते हैं, लेकिन जब हम अपने भारत देश में तंत्र के बारे में बात करते हैं तो लोगों को ऑटोमेटिकली काला जादू, टोना टोटका, उनका ध्यान उसकी तरफ जाता है, नेगेटिव जाता है। तंत्र नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। तंत्र एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्रैक्टिस है जिससे आप एक ही जन्म में आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज़ अ पावर ऑफ तंत्र। और तंत्र के अभ्यास में मंत्र का भी विचारण होता है। तो मंत्र को पढ़ने से एक देव देवती का अगर आप तंत्र कर रहे हैं, उनका मंत्र पढ़ने से, उनको याद करने से, उनको विजुलाइज करने से, और उनकी एक सिस्टम होती है तंत्र में, उसको फॉलो करने से आप उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप में पैदा होते हैं, उनके गुण आप में पैदा होते हैं। तो अगर आप अवलोकितेश्वर का मंत्र जो ओम मणि पद्मे ओम है, अगर उसको पढ़ते रहेंगे, बाद में आपके अंदर उनकी तरह करुणा और उनकी तरह मन की शांति आपके अंदर पैदा होगा। पर उस मंत्र का सिर्फ जाप नहीं करना, उसे समझना भी है। आ, समझना उतना उतना ज़रूरी नहीं है जितना जापना। ओके। जैसे आप मान के चलिए, आग है, आग के बारे में कुत्ता नहीं जानता है, एक बिल्ली नहीं जानती, एक पौधा नहीं जानता है,
ताप के बारे में। लेकिन ताप का जो एहसास है वो एक पौधे को भी होता है, एक इंसान को भी होता है, एक कुत्ते को भी होता है। इंसान उसको समझता है कि ताप कहाँ से आ रहा है, या तो एक आग से आता होगा या तो सूरज की रोशनी से। लेकिन एक पौधा उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन तब भी पौधा उसको उससे उसका फ़ायदा होता है। तो उसी तरह मंत्र भी एक ऐसी चीज़ है ताप की तरह। अगर आप मंत्र को आप पढ़ेंगे, अगर कोई कुत्ता उसको सुन लेगा, अगर कोई बिल्ली उसको सुन लेगा, अगर कोई एक नादान बच्चा उसको सुन लेगा, अगर उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी जो है उसको केवल जापने से, उसको केवल कानों में अब लाने से उसको बहुत फ़ायदा होता है। इट्स लॉट ऑफ ब्लेसिंग। जैसे पानी है, जैसे ताप है, तो लाइक दैट। पर मैं श्रीलंका भी गया हूँ, जी बहुत सारे बुद्धिस्ट दोस्त हैं मेरे भारत में। ये हिमालयन बुद्धिज़्म की एक खासियत है, जी राइट? जो तांत्रिक साइड है, जी यहाँ जो बाकी के बुद्धिस्ट भी है भारत जी, में, जी, श्रीलंका में, जी। वो सारे भी ये तांत्रिक टेक्निक्स फॉलो करते हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैं श्रीलंका नहीं गया हूँ, थाईलैंड भी मैं शायद एक हफ्ते के लिए गया था काफ़ी सालों पहले। तो उनको हम थोड़ा थेरवाद का ट्रेडिशन कहते हैं। थेरवाद में शायद तंत्र का उतना यूज़ नहीं होता है जितना वज्रयान बुद्धिज़्म और हिमालयन बुद्धिज़्म में होता है। थेरवाद को आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, वेरी फेथफुल टू हाउ द बुद्धा वाज। जिसे बुद्ध खुद थे उस वक्त, अपने रोब्स को भी वैसे ही पहनते हैं, खाना भी वो दोपहर के बाद रात्रि का भोजन नहीं करते हैं, और खाना भी वो लोग आर्म्स बैक करके खाना खाते हैं। सो वेरी सिंपल वे ऑफ लिविंग, वेरी ब्यूटीफुल। ये मुझे लगता है कि शायद क्षेत्र के अनुसार बुद्धिज़्म का प्रैक्टिस होता है। तो बुद्धिज़्म को मैं एक धर्म की तरह, रिलीजन की तरह नहीं देखता हूँ, लोग भी नहीं मानते। बुद्धिज़्म एक फिलोसॉफिकल, अगर इंग्लिश में कहूँ तो एक फिलोसॉफिकल वे ऑफ लिविंग है, एक ऐसा डूज एंड डोंट्स है, एक ऐसा मैनुअल है जिसको आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कम्युनिटी में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बड़ा गोल क्या होता है फिर बुद्धिज़्म का? सबसे बड़ा गोल इनलाइटनमेंट होता है। इनलाइटनमेंट, मोक्ष को प्राप्त करना, यू कैन से इनलाइटनमेंट होता है। यानी कि ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है कि जी। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, उस साइकिल को एस्केप करना एनलाइटनमेंट के थ्रू। हाँ, वो आप कह सकते हैं, लेकिन वो उसका एक आफ्टर इफेक्ट है। ओके। इट इज़ नॉट द प्राइमरी गोल। वो प्राइमरी गोल वो नहीं है। प्राइमरी गोल है कि आप इस कंफ्यूज्ड संसारा से मुक्ति पाके कैसे आप अपने आप को फुली इवॉल्व कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को फुली रियलाइज़ करना, उसको मैं शायद इनलाइटनमेंट का मोटा मोटा डेफिनेशन कहूँगा। पृथ्वी लोक के बारे में क्या कहा जाता है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्पेशली वैष्णव्स में इसे भूलोक कहा जाता है, जी। विच इज़ लूजली रेल्म ऑफ सफरिंग। ओके। मतलब सफरिंग है पृथ्वी लोक में। जी तो बुद्धिज़्म भी यही मानता है? जी, बुद्धिज़्म में इसको कर्म लोक कहते हैं। पृथ्वी लोक और मनुष्य का जो जीवन है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत अच्छा संतुलन है, बैलेंस्ड है। जैसे देखिए, आप पृथ्वी लोक में हमें उतना दुख नहीं मिलता जितना नरक में मिलता है, जितना असुर में मिलता है, जितना प्रेत और जानवर के रूप में मिलता है, कि आप बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल अवसर ना हो मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, धर्म की राह पर चलने का। और पृथ्वी लोक में उतनी खुशी नहीं है जितना देवलोक में है, कि आप हमेशा उसमें मस्त रहे और आप में संसार को त्यागने का मन बिल्कुल उत्पन्न ना हो। तो एक अच्छा सा बैलेंस है। इतनी खुशी है कि आप इससे बड़ी खुशी, मोक्ष को, निर्वाण को आप चाहें, उतना दुख है कि आप दुख में केवल वो न करके आपको उससे छुटकारा पाने की आपके अंदर एक इच्छा जागे। इनफ, अगर इंग्लिश में कहूँ, इनफ सफरिंग टू रिनाउंस एंड इनफ हैप्पीनेस टू विश फॉर इनलाइटनमेंट। वाह। तो इट्स बहुत बैलेंस्ड है। और पृथ्वी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जिससे होकर ही हम बुद्ध को प्राप्त कर सकते हैं।